भारत की छवि चंद्रयान से, विक्रम-1 से, सारे सितारों से ऊपर चली गई है, ये मैं आपको बता सकता हूं। मिसाल के तौर पे सर, मैं अभी जब मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से जहाज में जा रहा था, वहां सिक्योरिटी बड़ी कड़ी होती है, तो वो मुझे टेस्ट कर रहे थे और मैं अपने गले में रुद्राक्ष पहनता हूं, जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है, मक्का की मट्टी है, सब धर्मों की चीजें पहनता हूं। तो ये जब आर्क में जाता है मेटल डिटेक्टर पी 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 करने लगता है, तो ऑफिसर कहने लगा सर मुझे पैट करना पड़ेगा, छू के देखना पड़ेगा, देख लीजिए। फिर कहता है आप कहां से हैं? मैंने कहा जी मैं तो इंडिया से। ओह यू आर एन इंडियन, आई डोंट नीड टू सर्च यू, जाइए आप हिंदुस्तानी हैं। और मेरी एक पत्नी है 40 साल से, अभी दूसरी नहीं है मेरे पास, और फिर हम दोनों अमेरिका में थे, मेरा बेटा वहां रहता है, उसको 30 साल हो गए। तो मुझे कहता है डैड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। वो इतनी इज्जत करते हैं भारतीयों की कि दिल खुश हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया था G20 का, आपको बता देता हूं हेडलाइंस अमेरिकन मीडिया में, सोशल मीडिया में देख लीजिएगा क्या क्या वो लिखते हैं। पहले लिखते हैं मोदीज मोमेंट, फिर लिखते हैं इंडियाज राइज एंड राइज, फिर कहते हैं न्यू दिल्ली को द वर्ल्ड्स कैपिटल, मोदी को कहते हैं नवाब ऑफ नेगोशिएशन, किंग ऑफ कंसेंसस। जब ऐसी तारीफ वो लोग करने लगे तो मेरा 6 फुट 2 इंच का कद है, 6 फुट 8 इंच का हो गया, और फिर मैंने नई पतलून खरीदी, बिल आपको भेज दूंगा, और पेमेंट भी उसकी मैंने यूपीआई से की थी वहां पर न्यूयॉर्क में। दीपक जी, लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल महत्वपूर्ण है, हम अपने दोस्तों को बदल रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रूस के साथ हमारी दोस्ती हमें पता थी, लेकिन अब हम पश्चिमी देशों के करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि हम अपनी दोस्ती बरकरार रख रहे हैं, जो हमारे दोस्त थे, नए दोस्तों के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। ये जीरो सम गेम नहीं है। हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो छोटे विचारों के हैं। जिनके बड़े विचार हैं स्वामी जी की तरह, वो कहते हैं सारी दुनिया, जो महाउपनिषद में कहा एक परिवार है, वासुधैव कुटुंबकम, ये सब बात इसकी कर रहे हैं। और सर एक चीज आपसे इतना और जिक्र करना चाहता हूं कि इस साल 2023 में जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल समिट किया था 125 देशों का, विकासशील देशों का, और सब ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। हमने उनसे कहा सर मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत देर से हूं, यूएन में कई बार मीटिंग्स में गया हूं, ये छोटे छोटे देश अफ्रीका में जहां पर मैं विशेष सलाहकार हूं, उनकी आवाज पहुंचती तो है संयुक्त राष्ट्र संघ तक, पर कोई सुनता नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी बोला मैं आपका राजदूत बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, दीपक वोरा नहीं, पीएम साहब, और हम आपकी आवाज वहां पर उठाएंगे। और इन लोगों ने भी, कई लोगों ने मुझसे ये कहा इन देशों से कि थैंक यू इंडिया, आपने हमारी आवाज उठाई है। उसके बाद बोले थैंक यू इंडिया, आपने हमें G20 में शामिल किया है। और फिर मुझसे कहने लगे कि नरेंद्र मोदी एंड इंडिया इज आवर चॉइस एज पार्टनर। मैंने कहा यही है राइट चॉइस बेबी। दीपक जी, ताली बजाइए। बहुत आपके जो शब्द हैं वो निश्चित तौर पर उस कूटनीति को, उस विदेश नीति को बड़ी एक अलग तरीके की ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन एक नीति जो खासतौर से चर्चा करने वाली है वो है पाकिस्तान को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक जी वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को लगातार उसका जो पर्दाफाश है भारत करता रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार भी करती रही है, पिछली सरकारें भी करती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। वो कहां है? अच्छा, हाँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ हमने उसके वस्त्र नहीं उतारे हैं, सारी दुनिया ने किया है। अमेरिकी गए थे वहां पर, फिर हट गए, फिर चले गए, फिर हट गए। सर उसके बारे में पूरी दुनिया में जानते हैं। व्हेन यू स्पीक ऑफ आतंक यू आर स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ी चीज मैं क्या कह सकता हूं, सारी दुनिया ये जानती है। और फिर जब कई बार यूनाइटेड स्टेट्स में ये होता था कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता था, मेरे ग्रुप में कई सेनेटर्स थे, रिटायर्ड कांग्रेसमैन थे, डिप्लोमैट्स थे, जर्नलिस्ट थे, एकेडमिक्स थे, सब यही कहते थे कि रियली इंडिया यू हैव रीच्ड अ लेवल वेयर नोबडी कैन इग्नोर यू सर, बिकॉज यू आर नाउ नॉट जस्ट, आप केवल विकासशील देशों के नेता नहीं हैं, आप पूरी दुनिया के नेता हैं। यू आर नंबर 1। ओम उपाध्याय जी, आप इतिहासकार हैं, इस देश का इतिहास नरेंद्र मोदी को कैसे याद रखेगा, इसकी आप थोड़ी भविष्यवाणी कीजिए। भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि समाज, राजनीति, शिक्षा और संस्कृति, इसके ढांचे में जो आमूलचूल परिवर्तन है उसका साहस दिखता है, उसका दम दिखता है, और जो 9 साल का कार्य है वो इतिहास में निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। देखिए 12 मार्च 2021 को जब आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई अहमदाबाद से, तो मैं एक पंक्ति, एक श्लोक जो उन्होंने उद्धृत किया, उसका फ्रेज, उन्होंने त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, जो यजुर्वेद के रुद्राध्याय का ये श्लोक है, इसका जो मृत्योर मुक्षीय मामृतात् अपने भाषण में कहा, इसके मायने जब मैंने एक बड़े इतिहास के साधारण से विद्यार्थी के रूप में सोचना शुरू किया कि मृत्यु से अमरत्व की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर हमें बढ़ना है। और ये केवल एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के जितने आयाम हैं, जो हमारा विषाद, हमारा दुख, हमारा मृत्यु का कारण था, वो रह गया था, उस विष का प्रतिकार करके हम अमृतत्व की ओर बढ़े, इसका साहस जीने का नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। दिनकर की पंक्तियां याद करूं
तो बहुत सटीक बैठती हैं उनके ऊपर कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी उस भाव के साथ दिखते हैं और निश्चित रूप से जो इतिहास में उनके दर्ज होने की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो रहा है। ओम जी, लेकिन यह भी हकीकत है कि जितना विवाद इतिहास को लेकर के पिछले 9-10 साल में हुआ, उतना देश में कभी नहीं हुआ। दक्षिणपंथी, वामपंथी, इतिहास की किताबें बदली जाना, इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ वजह होगी। इतिहास लेखन बहुत विकृत तरीके से हुआ था। देखिए, हमने दुर्भाग्य से आजादी के बाद के जो 7-7.5 दशक थे, उसमें जो यूरोपीय मानसिकता थी, जो यूरोसेंट्रिक विचार था, कहीं ना कहीं वही आगे बढ़ाया और कई बार तो मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा खराब तरीके से आगे बढ़ाया। इसलिए उस इतिहास की विकृतियों को, ताकि हमारी नई पीढ़ी को कम से कम अपना सच्चा इतिहास तो पता चल सके। इसके विकृति कैसे थी? तथ्य, इतिहास तथ्यों पर होता है, तथ्यों आधारित होता है। नजरिया आपका अलग अलग हो सकता है, फिर आप उसको कैसे मान लेते हैं कि ये जो पढ़ाया जा रहा था वो गलत था? हो सकता है आपका नजरिया देखने का ये रहा हो। नहीं, कई बार क्या होता है कि एक बड़ा इतिहासकार है, उसने बड़ी अच्छी बात कही, इतिहास दर्शन, विदेशी इतिहास दार्शनिक है, उसने कहा कि इतिहास के तथ्य किसी मछुआरे के पाटे पर पड़ी हुई उस मछली की तरह से हैं, जिसे आप अपने घर लेके जाते हैं, आप तय करते हैं कि कौन सा मसाला उसमें लगाया जाए, कौन से तेल में उसको भुना जाए और उसके बाद उससे क्या स्वाद निकले। इसलिए बहुत खतरनाक तरीके से सारे मसाले, सारे जो उसमें अवयव यूज किए गए थे, वो विदेशी थे। कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जो गलत पढ़ाया जा रहा था और अब सही किया गया? ऐसे सैकड़ों हैं। मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद कम से कम आप बताएं तो एक तो दे ही दूं। जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बताएं तो यहाँ ये मध्यकाल का जो पूरा इतिहास है, जी, मध्यकाल का जो पूरा इतिहास है वो आक्रांताओं का इतिहास बताया गया। हमें मुगलों को और सल्तनत के सुल्तानों को जिस तरीके से महिमा मंडित किया गया और अपने गौरव के बिंदुओं को दरकिनार किया गया। हमारे देश में अकबर की महानता बहुत ठीक तरीके से प्रमाणित करने की कोशिश की गई, जिसने चित्तौड़ के किले में 30,000 स्त्रियों और बच्चों का नरसंहार किया था। लेकिन महाराणा प्रताप की महानता इस देश में प्रश्न चिन्ह के घेरे में चली गई। हमारे यहाँ मुगलों को ठीक से पढ़ाया गया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के वैभव को हमारे बच्चों को नहीं बताया गया, विद्याधर चंदेल को नहीं बताया गया, दाहिर के पुत्रियों के शौर्य को नहीं बताया गया, हमारे यहाँ लक्षित बड़फुगन के शौर्य से वंचित रखा गया। ऐसे हजारों उदाहरण है साहब। विद्याधर चंदेल हमें नहीं पढ़ाया जाता, ललितादित्य मुक्तापीठ हमें नहीं बताया गया। तो इस तरह से सैकड़ों ऐसे विकृतियां जिनको ठीक किए जाने की जरूरत थी, वो नहीं की गई, जिसपे अब लगातार काम हो रहा है। अगला सवाल मेरा आप ही से है और इसी विषय को लेकर है। आपकी सरकार पर एक ये भी आरोप लगते रहे कि आपकी सरकार किसी का कद बढ़ा देती है और किसी का कम कर देती है। नेहरू का कद कम कर दिया, पटेल का कद बढ़ा दिया, अकबर का कद कम कर दिया, महाराणा प्रताप का बढ़ा दिया, सावरकर के विचार ऊपर हो गए, गांधी के विचार कम कर दिए। देखिए, बढ़ाया नहीं कद, सरदार पटेल का तो कद सबसे ऊंचा कर दिया। दुनिया में टॉलेस्ट स्टैचू सरदार पटेल जी की मूर्ति है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां गया नहीं। कहते हैं हमारे नेता हैं, मगर मोदी जी ने सबसे ऊंची इमारत मूर्ति बनवा दी तो वहां जाना नहीं है। हमने किसी का कद नहीं छोटा किया। जी का कद निश्चित तौर पर बहुत ऊंचा है, उनकी बहुत ऊंची मूर्ति लगी, इसीलिए उनको कांग्रेस के रिजीम में कभी भारत रत्न नहीं मिला। नेहरू का कद क्यों छोटा करना पड़ गया? कद कौन छोटा करने की बात कर रहा है? हर बात जो भी अब इस देश में कुछ भी ऐसा होता है, आपकी पार्टी हमेशा कहती है तो नेहरू की वजह से हो रहा है। बता रहा हूं क्या है कि एक आदमी का कद इतना बड़ा है और जो लोगों का कद बहुत बड़ा बड़ा था उन पे पर्दा डाल रखा था। हमने किसी का कद छोटा नहीं किया, पर्दा हटा दिया है। अब जनता अपने आप पढ़ के निर्णय ले रही है कि कौन बड़ा था, कौन ऊंचा था, सारी बात। अभी जो इतिहास के जिस विषय में बताया, तो मैं एक उदाहरण से देना चाहूंगा। देखिए, इतिहास में कैसा नैरेटिव हमारे दिमाग में भरा गया। यह कहा जाता है आप इतने अच्छे थे तो 2000 साल तक क्यों आप पे आक्रमण होता रहा, 1000 साल गुलाम क्यों रहे? ठीक है साहब, मान लिया। अगर हम 1000 साल गुलाम रहे तो भी सारी बुराइयों की जड़ हमारे अंदर है। मतलब हर गलत चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि हम रूल ही नहीं कर रहे थे। यानी रूलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो प्रताड़ित है वही गलत है, विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम। तो फिर इसका मतलब हम गुलाम नहीं, गुलाम तो थे, क्योंकि तुम्हें साबित करना है कि तुम गुलाम थे, ताकि दिमाग में गुलाम है। तो फिर हम कैसे अपना निर्णय ले सकते हैं? निर्णय लेने को स्वतंत्र ही नहीं थे, तो आपने कैसे कह दिया ये बुराई वो बुराई सब? नहीं, वो बुराई भी तुम्हारे अंदर है। ये पैराडॉक्स आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बीएस नायपॉल, जिनको की नोबेल प्राइज मिला है 2003 में, उन्होंने किताब लिखी इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। आपने एक एग्जाम्पल कहा था, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, ठीक, वो कहते हैं अलेक्जेंडर जीत गया, फिर उसने पोरस को छोड़ दिया और मगर उसके बाद उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो वापस लौट गया। यही कहानी बताई जाती है ना। चलिए, हम तो कहते हैं सिकंदर हारा था, क्योंकि किसी भी राजा को छोड़ने की परंपरा उनकी नहीं थी। मैसिडोनिया से पर्सिया तक जिसको जीता उसका सर तन से जुदा कर दिया। यहां कैसे हो गए? हारा होगा, लौट गया। पर कोई बात नहीं, हारा या जीता दोनों में वो वापस भागा ना। तो कहावत क्या सुनाई जाती है? जीता वही सिकंदर। होना क्या चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। क्योंकि कोई जीतने वाला माने या हारने वाला माने, दोनों मानने ना भाग गया। अब देखिए, जो डर के भाग गया, अगर ये माने जीत गया तो, जो हार के भाग गया, अगर माने हार के चला गया तो। मगर हमारे बच्चों के दिमाग में कैसा भरा हुआ है कि सिकंदर कितना बड़ा विजेता था। और एक और बात कहूं, तो इसके जिम्मेदार भी नेहरू ही हैं, जो सिकंदर के। किस चीज के जिम्मेदार है वो मैं बताता हूं। आज बच्चों से पूछिए, और क्या उनकी हिस्ट्री में सब लिखा है किताबों में? उसके जमाने में पढ़ाया गया, फैक्ट पढ़ाया गया। सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख ही नहीं भारतीय इतिहास में, उपाध्याय, कोई उल्लेख नहीं भारत के इतिहास में। ये ग्रीक्स ने लिखा, उसके बावजूद। खैर, अब मैं एक और फैक्ट बताता हूं। देखिए कितने मजेदार ढंग से हमारे दिमाग को, युवा पीढ़ी है, आजकल युवा पीढ़ी प्यार मोहब्बत की बातें बहुत आती हैं। जब कोई बात आती प्यार मोहब्बत की तो क्या याद आता? लैला मजनू, चिरी फरहाद,
सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही बताया था। एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक वो थे जिनमें एक मुगल बादशाह, बताइए इसकी एक बीबी रही। आधा दर्जन से कम ऑफिशियल बीबियां नहीं, और किसी के हरम में 200 से कम औरतें नहीं। और वो लोग निष्ठावान प्रेम के प्रतीक, उनकी गलती क्या? हमारी पीढ़ी में, वोरा साहब की पीढ़ी में भी वही 3 पीढ़ी से पढ़ाया गया है और हमें वही याद आता। और इतना ही नहीं, शेर और शायरी भी वही बताई जाती है। मतलब आज सोचिए, दिस इज एजेंडा। तो आप ये कह रहे हैं कि लैला मजनू की जो कहानियां हैं वो भी नेहरू ने ही आगे बढ़ाई? ना, मैं ये कह रहा हूं, फैक्ट को कैसे छुपा कर आगे बढ़ाया गया। जो अभी उपाध्याय जी ने कहा कि उनको महिमा मंडित कर दो, और जिन लोगों ने रियल में सेक्रीफाइस किया उनको पीछे कर दो। किसी के व्यक्तित्व को, किसी के कद को कम करने का प्रयास किया गया, ऐसा कतई नहीं हो रहा है। ऐसा कतई आज भी नहीं हो रहा है। आप लेकिन मुगलों को हटा तो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुगलों को ज्यादा पढ़ा दिया गया और हमारे जो हिंदू ऐसा हुआ है, तो केवल संतुलित कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया का एक देश बताइए जहां विदेशी आक्रमणकारी हो रहा है। मेरा आप दोनों से सवाल यह है कि अगर आप अकबर को हटा देंगे तो इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि महाराणा प्रताप कितने महान थे? नहीं, हटाने की जरूरत ही नहीं है। उनको सही पर्सपेक्टिव में सही तरीके से बताया जाना जरूरी है। उनको संतुलित और सत्यपरक तरीके से बताया जाना जरूरी है। केवल इतना ही हो रहा है। जिन लोगों को पर्दे में डालकर लिटा दिया गया था, केवल उनको उठाकर और पर्दा हटा दिया गया है। जो बात अभी भाई सुधांशु जी कह रहे थे, और उसमें किसी को अगर ये लगने लगा है कि दूसरा व्यक्ति तो साहब बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। मैं केवल उदाहरण के लिए कहूं, पिछली एनसीईआरटी की किताबों में एक जो खास व्यक्तित्व पे आपकी बात हो रही है, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, 17 बार उनका नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। महात्मा गांधी जी का नाम उनसे कम बार है, उनसे कम बार उनके चित्र आए। क्या ये असंतुलित इतिहास नहीं था? क्या ये विसंगति नहीं थी जिसको ठीक किए जाने की जरूरत है? और कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनका जो योगदान है वो जबरदस्त है, उनको आपने रनिंग क्रेडिट भी नहीं दिया, एक लाइन में भी उनको नहीं बताया। क्या ये असंतुलन नहीं था? क्या ये विकृति नहीं थी? वैसे एक चीज मुझे और याद आई, शायद वोरा जी को याद होगी और स्वामी जी को। हम लोगों के थोड़ा होश संभालने पर पढ़ा था, जब मोरारजी की सरकार आई तो उसने ताम्रपत्र जो गड़वाए गए थे इंदिरा जी की सरकार द्वारा निकलवाए, उस ताम्रपत्र में जानते क्या था? गांधी जी का टाइम कैप्सूल गड़वाए जाते हैं ताकि अगर कभी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो हजारों साल बाद कोई दूसरी सिविलाइजेशन आए तो उस टाइम कैप्सूल के अंदर पढ़ सके की याद। उसमें गांधी जी का उल्लेख 1 या 2 बार था। सुभाष चंद्र बोस और चंद्र का एक वर्ड था, और नेहरू जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे, इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे, और वो इतिहास के रूप में प्रामाणिक करके गड़वाया गया था। मगर उसके बाद